and my own learning. So please try to understand properly. बिल ऑफ एक्सचेंज में बेटा दो टाइप के प्रॉब्लम आपको आते हैं एग्जाम में. एक होता है ट्रांजैक्शन बिटवीन टू पार्टीज और एक होता है ट्रांजैक्शन बिटवीन वन पार्टी विथ मल्टीपल पार्टीज. सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन क्या है, बिल ऑफ एक्सचेंज आया कहाँ से, क्या है. लॉजिकली सेइंग नाउअडेज नोबडी यूज बिल ऑफ एक्सचेंज, क्योंकि किसी को किसी पे विश्वास है नहीं. सारे ट्रांजैक्शन जो होते हैं वो कैश में होते हैं, एडवांस पेमेंट में होते हैं. पर अभी भी बहुत से बिजनेस में अगर आपको सेल बढ़ाने हैं तो यू हैव टू सेल ऑन क्रेडिट. गुड्स उधारी पे बेचना ही पड़ेगा. और जब आप गुड्स उधारी पे बेचते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है वसूली का. भारत देश में उधार बेचने जाओ, लोग ताजमहल खरीदी करने को तैयार है, तो उसको पैसा कहाँ से देंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट बेटा. तो उसके लिए दोनों पार्टी के बीच में फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दिया जाता है, उसको बोलते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज. लॉजिकली बेटा बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो इज इक्वल टू चेक. बिल ऑफ एक्सचेंज इज इक्वल टू चेक, इसलिए मैं इसको निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बोल रहा हूं. यानी क्या, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अगर कोई व्यक्ति बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर करता है तो उसके अगेंस्ट उतनी ही शिक्षा है जितनी चेक के अगेंस्ट है. तो अगर किसी ने चेक बाउंस किया तो उसको जो 6 महीने का मिनिमम इम्प्रिजनमेंट है, देन इंटरेस्ट देना पड़ता है, अमाउंट देना पड़ता है, वकील की फीस देनी पड़ती है, उतनी इक्वल पेनल्टी बिल ऑफ एक्सचेंज के लिए है. अब बिल ऑफ एक्सचेंज है क्या, समझो बेटा. ये एक पार्टी है, सप्लायर, इसका नाम है मिस्टर ए. इसने गुड्स बेचा कस्टमर को जिसका नाम है जो है कस्टमर बी. अभी जो कस्टमर बी है इसको इसने गुड्स बेचा उधारी पे. अब गुड्स उधारी पे बेचने के बाद इनका ऐसे डील हुआ कि पैसा 2 महीने बाद दूंगा. कितने महीने बाद दूंगा, 2 महीना. पर जो मिस्टर ए है उसको बी पे विश्वास नहीं है कि बी वो पैसा डुबा सकता है. तो इसने बोला कि भैया मैं गुड्स तो तुझे उधारी में दे दूंगा, लेकिन मुझे उसके पहले तू कुछ सिक्योरिटी दे. बोला क्या दू सिक्योरिटी, तो बोले मुझे बिल ऑफ एक्सचेंज दे. तो बिल ऑफ एक्सचेंज में ये क्या करता है, बिल ऑफ एक्सचेंज यानी ये क्या करेगा वो समझो. इसमें जो है, एक सेकंड बेटा, बिल ऑफ एक्सचेंज में ये क्या करेगा, एक डॉक्यूमेंट बनाएगा बेटा. और उस डॉक्यूमेंट में जो है ये ऐसे लिखेगा. कौन लिखने वाला है, किसने किसको गुड सोल्ड किया बेटा, ए ने. ए ने क्या करना है, एक ऐसा पेपर बनाना है, ब्लैंक पेपर. यहाँ पे खुद का नाम एड्रेस वगैरह लिख देगा. समझो उनका गुड्स का जो पैसा आना है वो 10,000 रुपए है. ये ऐसा लिख के एक स्टैम्प पेपर, स्टैम्प रेवेन्यू स्टैम्प टाइप स्टैम्प होता है वो लगाएगा. और ए बी को लिखेगा 2 months आफ्टर डेट, यानी 2 महीने बाद, पे टू मी, मतलब मुझे तू पैसा दे. और मैं जिसको बोलूंगा उसको a sum of rupees 10,000 for the value received, जो मुझे तेरे से 10,000 रुपए आना है उसके एवरेज में. और ये खुद की साइन करके बी के पास भेज देता है. बी पढ़ता है क्या प्रेम पत्र आया एक का, क्या बोल रहा है भैया 2 महीने बाद रुपए देना है. अभी बोला यार अपने को तो इस पे साइन करना पड़ेगा, नहीं तो गुड्स तो मिलेगा नहीं. तो बी क्या करता है, उस पे ऐसे लिखता है कबूल है कबूल है कबूल है. ऐसे कुछ नहीं लिखता है, क्या लिखता है बेटा, एक्सेप्टेड. व्हाट ही राइट, एक्सेप्टेड. और यहाँ पे उसकी साइन कर देता है. और वो साइन करके फिर से वो पेपर किसको दे देता है, ए को, यानी सप्लायर को दे देता है. अब सप्लायर इस पेपर को कुछ भी कर सकता है, लेकिन एक चीज कंफर्म है कि इसका पैसा तो कब देगा बी, 2 महीने बाद. अब जब ये पेपर ए ने बी को भेजा था, जब ये पेपर ए ने बी को भेजा था, उस पेपर को बोलते हैं बेटा ड्राफ्ट बिल. क्या बोलते हैं बेटा, ड्राफ्ट बिल.
और जब बी ने उस पे साइन कर दिया, दैट बिकम बिल ऑफ एक्सचेंज। मतलब जैसे मैं आपके सामने एक चेक घुमा रहा हूं ऐसे, उस पे मेरी साइन नहीं है, तो उस चेक की औकात क्या है? एक पेपर की है, ड्राफ्ट चेक है वो। और जब मैंने साइन करके दे दिया, इट बिकम द ओरिजिनल चेक। बिना साइन के चेक की वैल्यू क्या है बेटा? एक कागज का टुकड़ा है वो। हैव यू अंडरस्टैंड दिस? समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? तो विदाउट अ सिग्नेचर द चेक इज नथिंग बट अ पेपर, but with signature when you write the name it become the bill of exchange, negotiable, it is equal to money, right? तो बेटा बिल ऑफ एक्सचेंज जब ए ने ड्रॉ किया बी पे, तो ए सप्लायर है, यानी ए को पैसा आना है बेटा। तो ए कौन है? ए कौन है? क्रेडिटर। और ए बिल ड्रॉ करता है, इसलिए उसको ड्रावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? ड्रावर। हैव यू अंडरस्टैंड? ये तीनों भी नाम ए के ही है। कौन है ये? सप्लायर, गुड्स बेच रहा है, इसलिए उसको पैसा आना है। पैसा आना है इसलिए वो कौन है? क्रेडिटर। इसलिए वो बिल ड्रॉ कर रहा है, इसलिए इसको आज के बाद हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? ए को क्या बोलेंगे बेटा? ड्रावर। कुछ डाउट है इसमें? ड्राइवर मत बोलना बेटा, ड्रावर, ड्रावर। हैव यू अंडरस्टैंड? ड्रावर यानी क्या? ड्रावर यानी द पर्सन हु ड्रॉज द बिल। अब बी जो, अब बी कौन है? बी कौन है? कस्टमर। वो हमको उससे पैसा आना है बेटा, तो वो डेटर है। और वो बिल एक्सेप्ट करता है, ये कौन है? ड्रावी। कौन है बेटा? ड्रावी। अब क्या होता है, 2 महीने बाद ये बिल की जब ड्यू डेट आती है, उसके बाद गवर्नमेंट लॉ आपको 3 दिन एक्स्ट्रा अलाउ करता है। कितने दिन एक्स्ट्रा अलाउ करता है बेटा? 3 दिन। सो दैट इज कॉल्ड पीरियड ऑफ ग्रेस। क्या है बेटा? पीरियड ऑफ ग्रेस। यानी क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, आज तारीख क्या है बेटा? 16/10/2023। मैंने आज बिल ऑफ एक्सचेंज आप पे ड्रॉ किया, आपने एक्सेप्ट करके दे दिया, उस पर पीरियड था 2 महीने का। तो बेटा 16/10 से 2 महीने यानी 16/12। पर फिर भी आप मुझे 3 दिन एक्स्ट्रा लेके 19/12 तक पेमेंट दे सकते हो। कब तक पेमेंट दे सकते हो बेटा? 19/12। दिस 3 days आर कंपल्सरी टू गिव चांस टू द ड्रावी। दिस इज कॉल्ड पीरियड ऑफ ग्रेस। क्या बोलते हैं बेटा इसको? पीरियड ऑफ ग्रेस। हैव यू अंडरस्टैंड दिस? अब ये जो पीरियड ऑफ ग्रेस आपको मिल रहा है, जो भी ये पीरियड ऑफ ग्रेस में जो है कुछ रूल्स है। रूल ऐसे है क्योंकि इस पे 2 मार्क के क्वेश्चन आएंगे बेटा, फिल इन द ब्लैंक्स या कैलकुलेट। इसके लिए रूल ऐसे होता है बेटा कि जब भी आप बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करते हो, उस समय जिस दिन ड्यू डेट आती है, ड्यू डेट यानी 3 दिन ऐड करने के बाद जो तारीख है वो, उस दिन अगर पब्लिक हॉलीडे है कंपलसरी वाला, तो इट मस्ट बी पेड बिफोर। यानी क्या बेटा? एक एग्जांपल, मैंने आप पे बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया है 12 जुलाई को। कब ड्रॉ किया बेटा? 12 जुलाई। और इसका टेन्योर है 1 मंथ, यानी 12 अगस्त। बराबर बेटा? इसमें 3 दिन और कर दिया, क्या आ गया? 15 अगस्त। अब 15 अगस्त को कंफर्म छुट्टी है इंडिपेंडेंस डे के, तो इसका पेमेंट का ड्यू डेट होगा 14 अगस्त, नॉट 16 अगस्त। नेक्स्ट डे नहीं जाता है, अर्लियर डे जाता है। इज इज क्लियर? ये कंपल्सरी हॉलीडे के लिए। और अगर अचानक हॉलीडे आ गया तो नेक्स्ट डे। समझो, से फॉर एग्जांपल अभी के ही एग्जांपल में 19 दिसंबर ड्यू डेट है, और 19 दिसंबर को अचानक बैंकों का स्ट्राइक हो गया, सो इट मस्ट बी पेड ऑन 20। ठीक है? तो ये ड्यू डेट निकालते आने के लिए 2 मार्क है बेटा आपके प्रॉब्लम में। तो फिल इन द ब्लैंक्स, कैलकुलेट द फॉलोइंग में 2 मार्क के लिए ड्यू डेट पूछी जाती है। अभी तक किसी को कुछ डाउट है क्या? अब ये जो मैं निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बनाता हूं, यानी बिल ऑफ एक्सचेंज बनाता हूं, इसके कुछ कंडीशंस है, वो आपको समझ में आने चाहिए। तो अभी आपको क्या करना है बेटा, मेरे पास तो बुकलेट है नहीं। सबसे पहले पेज नंबर 1 शुरुआत में आ जाओ बेटा, एकदम शुरुआत में सब लोग आ जाओ। 49 पे है क्या बेटा? देखिए बुकलेट है नहीं, इसलिए मैं सब एक्सप्लेन कर रहा हूँ।
49 का पहला पैराग्राफ बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है उसके बारे में है कि मार्केट में जनरली क्रेडिट में ट्रांजैक्शन करना जरूरी है, तो उसके कारण आपको एक में को बिल ऑफ एक्सचेंज देने पड़ते हैं। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट, मैंने जो बिल ड्रॉ किया था, मैं कौन था बेटा? ड्रावर। तो मैं इस बिल को बिल्स रिसीवेबल ही बोलूंगा पूरे जीवन भर। क्या बोलूंगा बेटा? बिल्स रिसीवेबल। और आप पूरे जिंदगी भर इसको क्या बोलोगे? बिल्स पेबल। ये कभी नहीं बदलता है। हाँ, ड्रावर यानी जिसको पैसा आना है वो हमेशा बिल्स रिसीवेबल बोलता है, ड्रावी उसको हमेशा क्या बोलता है? बिल्स पेबल। बिल्स पेबल। इसमें और एक पार्टी होती है बेटा, पेई। क्या नाम होता है बेटा? पेई, PAY। अभी पेई और एक वर्ड का कनेक्शन है जिसका नाम है एंडोर्समेंट। क्या नाम है बेटा? एंडोर्समेंट। नाउ व्हाट इज इट? हम स्लोली देखेंगे, तो अभी कोई बुकलेट दो मुझे। चलो, इधर ऑलरेडी तुम गरीब हटाओ, दोनों तीनों में दोनों है। चलो, है बाजू में बेटा? हाँ, सॉरी। अभी यहाँ पे देखो, the ability of customer to obtain goods or service before payment based on the trust when goods and services we obtain the payment will be made in the future date, it is known as credit transaction। तो वही पहला पैराग्राफ है। दूसरे पैराग्राफ में नेसेसिटी बोली है, भरोसा नहीं है मेरे को पैसा डूब सकता है इसलिए देना चाहिए। मीनिंग क्या दिया है? इंडिया में निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट बहुत पुराना है, 1881 का, उसके हिसाब से उसकी डेफिनेशन है। डेफिनेशन क्या है देखो, बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग। सबसे इंपॉर्टेंट, बिल ऑफ एक्सचेंज ओरली नहीं होता है। मतलब फोन लगा के मैं ए हूं आपको बोल रहा हूँ, ए भाई पैसा दे देगा? हाँ दे देगा, प्रॉमिस, गॉड प्रॉमिस, बच्चे की कसम दे दूंगा, ऐसे नहीं चलेगा। इट मस्ट बी इन राइटिंग। कंटेनिंग अनकंडीशनल ऑर्डर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल ऑफ एक्सचेंज में नेवर कंडीशनल ऑर्डर। यानी क्या बेटा? आप बोल रहे हो मैं दूंगा लेकिन मेरा मूड हुआ तो देता, ये क्या हो गया? कंडीशनल हो गया। मैं दूंगा मेरे पास पैसे रहेंगे तो, मैं दूंगा देखता हूँ हमारे ऊपर बरसात हुई तो, मेरा मूड अच्छा रहा तो, इट इज व्हाट? कंडीशनल। तो बिल ऑफ एक्सचेंज पे ऑर्डर कैसे होते हैं बेटा? अन विदाउट कंडीशन, देने का या नहीं देने का। और अच्छा, रिक्वेस्ट होती है, सॉरी ऑर्डर होता है, रिक्वेस्ट नहीं। जैसे हम क्लास की फीस मांगते भी, प्लीज पेड द फीस, ऐसा नहीं होता बिल ऑफ, देना पड़ेगा, खत्म। इट इज कॉल्ड एज व्हाट? ऑर्डर। ऑर्डर साइन बाय द मेकर, सबसे पहले उस बिल ऑफ एक्सचेंज पे मैं साइन करूंगा। मैंने क्रेडिटर यानी जो बिल ड्रॉ करता है, जिसको पैसा आना है वो साइन करता है, उसके बाद आप एक्सेप्ट करके साइन करते हो, राइट? साइन बाय द मेकर। आगे देखो, डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन टू पे सर्टेन सम ऑफ मनी। मैं ऐसा करूंगा कि बेटा बिल ऑफ एक्सचेंज भगवान के नाम से या कोई भी व्यक्ति के नाम से निकालूंगा, जिससे मुझे पैसा आना है उसका नाम रहेगा उसमें, और उसको बोलूंगा मैं कि भैया ये पैसा इतने दिन के बाद इस जगह पे मुझे या मैं जिसको बोलूंगा उसको दे देना। सो एवरीथिंग इज क्लियरली रिटन, क्योंकि ये पैसों से रिलेटेड है। आप इसमें कोई भी चीज अजम्पशन बेस नहीं लिख सकते। सो बिकॉज ऑफ दैट, इफ यू रीड द डेफिनेशन, उसके पॉइंट क्या निकलते, देखो पहला पॉइंट क्या है? इट शुड बी इन राइटिंग। बिल ऑफ एक्सचेंज ओरल होता है, राइटिंग होता है? राइटिंग पेपर में। इट मस्ट कंटेन मीन स्टैम्प ड्यूटी, इस पे स्टैम्प होता है, रेवेन्यू स्टैम्प होता है, तो ही बिल ऑफ एक्सचेंज बनेगा। इट मस्ट बी डेटेड, सारा खेल ही डेट का है। इट मस्ट कंटेन एन ऑर्डर टू पे सर्टेन सम ऑफ मनी, यानी बिल ऑफ एक्सचेंज यानी बाटा का सेल नहीं होता है ऐसे 10,009 क्वेश्चन मार्क, ऐसे नहीं होता है। अमाउंट मस्ट बी सर्टेन, certain amount. It must be unconditional. The amount must be payable either to a certain person or his order or a bearer of the bill। यानी क्या बेटा, मैं उस बिल ऑफ एक्सचेंज पे लिखता हूँ कि या तो तुम मुझे दे, या ये बिल ऑफ एक्सचेंज जो लेके आएगा उसको दे, या मुझे शुरुआत में ही पता है कि मुझे पैसा सी को देना है, तो मैं बिल ऑफ एक्सचेंज देते वक्त बोल दूंगा सी को दे, लाइक दैट। इट मस्ट बी साइन बाय द मेकर, राइट? अब देखो आगे, पेज 10 हो गया हमारा, तो आपका भी हुआ है क्या? वाव। प्रॉमिसरी नोट जो होता है ना, त्याला मराठीत वचन चिठ्ठी म्हणतात। क्या बोलते हैं? प्रॉमिसरी नोट है वचन चिट्ठी। इट्स सिमिलर टू बिल ऑफ एक्सचेंज, सेम ऐसे ही होता है, दोनों में एक टेक्निकल डिफरेंस है, पर जनरली प्रॉमिसरी नोट एंड बिल ऑफ एक्सचेंज का एंट्री सेम ही होता है। देखो अभी इसमें क्या है, तीन पार्टी है, ड्रावर, ड्रावी एंड पेई।
तो अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, मैंने बिल ड्रॉ किया, तो हु आई एम, बोलो सब लोग, आप लोग कौन हो, द्रावी। अभी पेई क्या है, पेई इज द पर्सन टू हुम द पेमेंट इज टू बी मेड। तो बेटे एक चीज याद रखो, पेई कैन बी ड्रावर एनीबॉडी एल्स, नहीं समझा, इसने मुझे बिल ऑफ एक्सचेंज दिया, ये बी है, मैं ए हूं, और मैं इसको बोल रहा हूं कि वो पैसा प्रसाद सर को दे देना। तो ये 2 महीने बाद किनको पेमेंट करेगा, प्रसाद सर, तो पेई कौन हो गए, या मैंने कुछ भी नहीं बोला है फिर मुझे ही करेगा तो मैं पेई होगा। तो जिसको पैसा जाता है उसको क्या बोलते हैं, पेई। और जब मैं वो बिल किसी और को दे देता हूँ उसको एंडोर्समेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, बोलते इससे मुझे साइन करके आया और मैंने प्रसाद सर को ट्रांसफर कर दिया, इट इज कॉल्ड व्हाट, एंडोर्समेंट। देन मेकर और ड्रावर, यानी मैं कौन हूं बिल ऑफ एक्सचेंज में, ड्रावर। और ड्रावी और पे, ही इज द पर्सन हुज फेवर द प्रॉमिसरी नोटिस ड्रॉन इज आल्सो कॉल्ड पे। ये कुछ तो गड़बड़ हो गया करे, पे को तो पेमेंट मिलता हो, तो वो कट कर दो, खाली ड्रावी लिखो बेटा। अभी बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या क्या होता है देखो, कैसे, ये मुझे थोड़ी बोल सकता है, बिल बनाता मैं हूं ना। नहीं नहीं ऐसा नहीं चल, ये सुनो बेटा, मैंने बिल ड्रॉ किया, इसको दिया, ये मुझे नहीं बोल सकता कि तू देगा पैसा, साइन ये करके देगा तो मैं इसको पकड़ूंगा, तुम्हारा तुम्हारा ट्रांजेक्शन अलग है, समझना है। मैं इसको बोल सकता हूँ इसको दे, ये राइट मुझे है, मैं कौन हूँ, मुझे पैसा आना है, ये नहीं बोल सकता तू उससे ले ले, समझ में है। ओके, चलो बिल ऑफ एक्सचेंज के फॉर्मेट में क्या क्या होता है, डेट होती है, टर्म होता है, अमाउंट होता है, स्टैंप होता है, पार्टीज फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। अब हमको क्या करना है बेटा, ये एक्सेप्टेंस का मीनिंग पता है आप सबको, एक्सेप्ट। अभी देखो एक फॉर्मेट दिया है, राइट हैंड कॉर्नर में ड्रावी का नेम होता है, उसका एड्रेस होता है, डेट ऑफ बिल, लेफ्ट हैंड कॉर्नर में स्टैंप होता है और अमाउंट। यहाँ पे आफ्टर डेट के पहले पीरियड लिखते हैं, 2 मंथ्स आफ्टर डेट वगैरह, वो आफ्टर डेट क्या मुसीबत है कुछ देर बाद समझेगी। ये मैं बिल ऑफ एक्सचेंज के 10 प्रॉब्लम लूंगा कैसे बनाते हैं, ये 5 मार्क के लिए आता है, फुकट के 5 मार्क, अकाउंट का डेबिट क्रेडिट भी नहीं आता है तो भी आ जाएगा। अभी बेटा नीचे देखो, टाइप्स ऑफ एक्सेप्टेंस, अब इसका मतलब क्या है, मैंने आपको बिल ऑफ एक्सचेंज दिया, आपने पढ़ा, चल यार ठीक है, साइन करके दे दिया, जैसे एज यूजुअल आप कुछ भी बिना पढ़े साइन कर देते हो, सो इट इज कॉल्ड यू एक्सेप्टेड एवरीथिंग वट एवर आई हैड रिटन, सो इट्स कॉल्ड जनरल एक्सेप्टेंस। पर आपने पढ़ा और उसमें देखा 2 महीने बाद पैसे देना है, आप बोले यार अपना तो बात 3 महीने का हुआ था, ये 2 महीने बोल रहा है, तो आपने साइन तो की लेकिन नीचे लिखा फॉर 3 मंथ्स, तो आपने एक्सेप्ट तो किया पर कंडीशन डाल दी, मैं बोल रहा था 2 महीने, आप बोल रहे हो 3 महीने। मैंने बिल 10,000 का भेजा, आप बोले नहीं यार अपना तो बिल 9,800 का ही है, तो आपने साइन तो कर ली पर कितना एक्सेप्ट किया, 9,800। मैंने बोला पेमेंट दिल्ली में चाहिए, पुणे में चाहिए, तो बोले नहीं मैं दुनिया में कहीं पे भी दूंगा, तो तुमने एक्सेप्ट तो कर लिया पर जगह बदल दी। या मैं बोल रहा हूँ पुणे में चाहिए, तुम्हारा नहीं पुणे में नहीं दूंगा। या मैं बोल रहा हूँ दुनिया में कहीं भी चाहिए, मैं पुणे में दूंगा। मैं बोल रहा हूँ कुछ भी चीज के लिए आपको अगर वो बिल ऑफ एक्सचेंज डायरेक्टली एक्सेप्टेबल नहीं है वैसा, तो उसको कंडीशनल एक्सेप्टेंस बोलते हैं, उसी को क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस बोलते हैं। तो जनरल एक्सेप्टेंस यानी क्या, कबूल है कबूल है कबूल है, क्वालिफाइड है क्या, कबूल है पर क्या बेटा, कंडीशन। तो क्या कंडीशन है इसमें, कंडीशन कुछ भी हो सकती है। अच्छा कंडीशन डालेगा कौन, ड्राइवर, हे भगवान, ड्राइवर डालेगा बेटा, पति पूछ रहा है कबूल है तो कंडीशन पति नहीं डालेगा, पत्नी डालेगी, समझेगा। हाँ, पत्नी बोल रही है मैं शादी करूंगी पर घर अलग चाहिए अपने को। सो यू आर गेटिंग कंडीशन क्या क्या है देखो, क्वालिफाइड एज टू टाइम, टाइम यानी क्या, मैं 2 महीने बोल रहा हूँ वो 3 महीने, मैं बोल रहा हूँ प्लेस पुणे में चाहिए, बोले नहीं दिल्ली में दूंगा या कहीं पे भी। मैं बोल रहा हूँ अमाउंट 10,000, मैं बोल रहा हूँ वो एक काम करना, ध्रुव को दे देना, वो अपन नहीं देने वाले, अपन तो तुमको देंगे, अपना नहीं जमता उससे, तो पार्टी समझ में आ गया। एंड क्वालिफाइड एज टू कंडीशन, और कुछ कंडीशन, अब बोलोगे गुड्स मेरे दुकान पे आने के बाद 2 महीने चालू होंगे, तो आपने और एक कंडीशन डाल दी ऐसे, ठीक है। ये बिल ऑफ एक्सचेंज का फॉर्मेट है जो अपन आराम से करेंगे, आगे चलो।
टर्म और बिल आने का, जितने पीरियड का बिल होता है उसको टर्म, जैसे मैंने बोला 2 महीने बाद, तो टर्म ऑफ द बिल क्या हो गया, 2 महीना। मैंने बोला 60 डेज आफ्टर, तो 60 दिन के बाद। अभी ध्यान से सुनो, हमारे कैलकुलेशन में, हिमांशु छोड़ के चला गया यार। हमारे कैलकुलेशन में 2 महीना और 60 दिन में फर्क है बेटा। ये क्या सर, सोमवार का दिन पहले 4 दिन नींद में उठे नहीं। 2 महीना अलग, 60 दिन अलग, 30 डेज अलग, 1 मंथ अलग। हे भगवान! क्योंकि जब हमारे बिल में पीरियड में तो 1 मंथ होता है, तो 16 तारीख आ जाए तो डायरेक्ट नेक्स्ट मंथ की 16, या 16 जनवरी को बिल ड्रॉ किया तो 16 फरवरी, 16 फरवरी को ड्रॉ किया तो 16 मार्च। पर 16 फरवरी को ड्रॉ किया और डेज 30 है, तो रियल में डेज काउंट करने के, जैसे फरवरी में 28 तारीख है, तो फरवरी के 12 ही दिन काउंट हो गए, और मार्च के बचे हुए 18 दिन, फिर 30 दिन होंगे, तो उस केस में 18 मार्च आएगा। यू आर गेटिंग द पॉइंट? देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डेज एंड मंथ। करके बताऊंगा कैलकुलेट, डरना मत। अच्छा, इसको डेट कैलकुलेशन के लिए आपको 12 चीजें याद रखनी है बेटा। बाप रे, कितनी? 12। जनवरी में कितने दिन होते हैं? बोलो, कभी भी गलती करेंगे 500 टका, फास्ट में पूछता हूँ रैंडमली, नहीं गलती तो बोल देना। हाँ, बोलो, जनवरी में, फरवरी, क्या 28 हो गई गलती? 29 भी होते हैं? कब होते हैं 29? कब होते हैं? लीप ईयर कब होता है? जब लीप ईयर होगा 4 साल में एक बार। किसको सपना करेगा 4 साल हो गए? तो गधे लोग, डिवाइडेड बाय 4। बोलते ऐसे जान दो, नहीं आता। 2016 लीप ईयर था, 2020 था, अगले साल आप 12th में फिर आने वाले हो, तो लीप ईयर रहेगा 2024। समझ में आया? तो लीप ईयर यानी द ईयर विच इज डिविजिबल बाय 4। तो तब टाइम में फरवरी में 29, मार्च 31, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। ये तो कंफ्यूज होता, बोलते कि 31 का लॉजिक होता है, हालांकि दोनों का 31 का साल है। जुलाई भी 31 है, अगस्त भी 31। वाह! सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, यही महीना है आने वाला 30। हाँ, दिसंबर। खाली वो कंफर्म है बोलना, क्योंकि 31 दिसंबर सालों से मनाते आ रहा है। तो ये डेज मालूम होने चाहिए, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। ड्राफ्ट बिल यानी किसको बोलते हैं बेटा? जो मैंने कोरा कागज आपको भेज दिया उसको क्या बोलोगे? ड्राफ्ट। फिर डेज ऑफ ग्रेस कितने मिलते हैं बेटा? इस पे फिल इन द ब्लैंक्स आएगा। डेज ऑफ ग्रेस इज हाउ मच? 3। आगे, डेट ऑफ वेटिंग और ड्यू डेट ऑफ बिल। तो ड्यू डेट ऑफ बिल के इसमें आपको मैंने लॉजिक बताया कि जब पब्लिक हॉलीडे कंफर्म है, कंफर्म पब्लिक हॉलीडे, जैसे 2 अक्टूबर, 15 अगस्त, 26 जनवरी, तो एक दिन पहले। और अदरवाइज क्या? नेक्स्ट है। इमरजेंसी हॉलीडे के लिए क्या होता है? नेक्स्ट है। सर, इंडिया में तो साल में 50 हॉलीडे होते हैं, हम कैसे याद रखें? आपके एग्जाम में 2 ही आते हैं जो पूरे दुनिया में पता है। कौन से? 15 अगस्त, 26 जनवरी। बाकी कोई नहीं आएगा, क्रिसमस नहीं आएगा, पोळा येणार नहीं, शिमगा येणार नहीं, काहीच नहीं। ओनली 2, राइट? आगे, अभी बेटा ड्यू डेट 2 प्रकार के हैं, नॉमिनल ड्यू डेट और लीगल ड्यू डेट। नॉमिनल ड्यू डेट जैसे मैंने बोला, 16 तारीख को आज बिल ड्रॉ किया 2 महीने बाद, तो 16 दिसंबर इज नॉमिनल ड्यू डेट, और उसमें 3 दिन ऐड होगी तो लीगल ड्यू डेट। मतलब मुझे अगर आपके अगेंस्ट कोर्ट में केस करना है, तो मैं 16 तारीख को बिल डिसऑनर होते नहीं कर सकता, 19 के बाद कर सकता हूँ। ये गेटिंग द पॉइंट? ओके। अभी यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन दिए जो अभी हम करेंगे थोड़ी देर बाद, उसके बहुत सारे एग्जाम्पल आएंगे, देखते हैं आगे आने वाले, तो अभी छोड़ दो उसको। आगे देखो, नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। आगे बेटा, अरे गो, बिल पेबल के कुछ टाइप्स दिए हैं, उसमें दिया है गिवन इन डेज, छोड़ दो। इन केस ऑफ बिल्स पेबल आफ्टर साइट। बेटा भैया, आफ्टर साइट क्या मुसीबत है जरा समझ के लो। मैंने आपको बिल भेजा आज, आप हो दिल्ली में। आफ्टर डेट का मीनिंग और आफ्टर साइट का मीनिंग समझ के लो। देर इज अ डिफरेंस बिटवीन आफ्टर डेट एंड आफ्टर साइट। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। समझो बेटा, मैंने आज आपको बिल ऑफ एक्सचेंज भेजा है, ठीक है? वही 86 कह रहे। चलो सुनिए अभी बेटा,
मैंने आज आपको बिल ऑफ एक्सचेंज भेजा है 16/10 को, राइट। अभी 16/10 को बिल भेजा है, आपको बिल मिला बेटा 5 दिन बाद, यानी कब मिला? 21/10। आपको 5 दिन बाद मिलने दो, 10 दिन बाद मिलने दो, मैंने आज साइन करके भेज दिया तो आज से पीरियड चालू। तो 16/10 से लेकर 2 महीने का बिल है तो 16/12, 3 दिन ऐड कर दिए, लीगल डेट 19/12। अंडरस्टैंड? इसको बोलते हैं आफ्टर डेट। पर आफ्टर साइट क्या है? साइट यानी क्या बेटा? SIGST दिसने, साइट म्हणजे आपण साइट सीन म्हणतो ना, बघायला चालू दिसने। तो बेटा मैंने बिल ऑफ एक्सचेंज आज ड्रॉ किया है, पर आपके हाथ में कब आया? तो 2 महीने, 2 months पीरियड won't start from today, it will start from 21st। तो 21st से 2 महीना, 21st दिसंबर, 3 दिन आए 24 दिसंबर। तो आफ्टर साइट और आफ्टर डेट का फर्क समझा है? आफ्टर साइट पीरियड विल स्टार्ट व्हेन ड्रावी रिसीव्स द बिल ऑफ एक्सचेंज। आफ्टर डेट स्टार्ट फ्रॉम द डेट ऑन विच बिल ड्रॉ बाय द ड्रावर। मैंने जिस दिन बिल ड्रॉ किया उस दिन से टाइम चालू, दैट इज आफ्टर डेट। समझ में आया? दोनों का फर्क समझा कि आफ्टर साइट आफ्टर डेट। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या? होल्डर एनी पर्सन हु इज द पोजीशन ऑफ बिल। अभी आपने मुझे बिल ऑफ एक्सचेंज दे दिया, इट इज नॉट नेसेसरी कि वो मेरे पास रहे, मैं और किसी को दे दूंगा, तू जाके ले ले इससे। मैं बैंक को दे सकता हूँ, मैं मेरे क्रेडिटर को दे सकता हूँ, मैं मेरे स्टाफ को दे सकता हूँ। तो जिसके हाथ में वो बिल ऑफ एक्सचेंज है दैट इज अ होल्डर। होल्डर इन ड्यू कोर्स द वैल्यूएबल कंसिडरेशन। ओके, टाइप्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। ट्रेड बिल। अभी ट्रेड बिल यानी क्या? जो हम बिजनेस, आपके सिलेबस में सिर्फ ट्रेड बिल है। ट्रेड बिल का मतलब क्या हुआ बेटा? बिजनेस में जो यूज होता है। बिजनेस में हम किसके लिए यूज करते हैं? सेल, परचेस, ठीक है, डेटर क्रेडिटर रिलेशन। अकोमोडेशन बिल बहुत बड़ा जुगाड़ है, आपने सीखा है सीए फाउंडेशन में। अकोमोडेशन बिल क्या है? मेरी भी जेब में पैसा नहीं, तुम्हारे भी जेब में नहीं, दोनों मिलकर दुनिया को बेवकूफ बनाने वाले। पैसा मैं आप पे बिल ड्रॉ करता हूँ, आप बैंक के पास जाके उसका पैसा एडवांस ले सकते हो एज अ लोन, फिर वापस आप वो पैसा लेके आधा मुझे दे दो, आधा तुम ले लो, फिर ड्यू डेट आ गई, फिर वो पैसा बैंक में भर दो, वो निकाल लो। तो अकोमोडेट करना, अकोमोडेट करना यानी दोनों की गरीबी बैंक में से वसूल करना। सो दैट इज अकोमोडेशन बिल। ये आपके सिलेबस में नहीं है। आगे इनलैंड बिल यानी क्या? विद इन इंडिया। फॉरेन बिल यानी क्या बेटा? आउटसाइड इंडिया नहीं बोल सकते बेटा, टू डिफरेंट कंट्रीज। देखो ये हमेशा आप गलती करते हो। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की डेफिनेशन बोलने को बोला कि व्हेन वी बाय द गुड्स फ्रॉम आउट ऑफ इंडिया इट इज कॉल्ड इंपोर्ट, ये गलत है। एक सिंपल बोलने का, व्हेन बायर सेलर आर इन टू डिफरेंट कंट्रीज इट कैन बी एक्सपोर्ट और इट कैन बी इंपोर्ट, बराबर है। सिमिलरली फॉरेन बिल यानी क्या? व्हेन ड्रावर एंड ड्रावी बोथ आर इन डिफरेंट कंट्री, इट इज नॉट नेसेसरी कि ड्रावर इंडिया में ड्रावी पाकिस्तान में तो ही ड्रावर वहां हो सकता है, ड्रावी यहाँ पे, तो दैट इज ऑल्सो फॉरेन बिल। देन अभी देखो ये आ गया आफ्टर डेट आफ्टर साइट, याद आया? और ये बिल्स पेबल ऑन डिमांड, जब चाहिए तब, यानी ऑन डिमांड, उस पर डेट होती नहीं, इमीडिएट। देन ऑनरिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, इट इज द ड्यूटी ऑफ ड्रावी टू ऑनर द बिल विद इन द टाइम। ठीक है सर, आप इसकी थ्योरी इतनी क्यों पढ़ा रहे हो बेटा? 4 मार्क के क्वेश्चन आते हैं थ्योरी के, इसलिए इतना पढ़ा रहा हूँ। ये जो सब पढ़ा रहा हूँ वही आने वाला एग्जाम में। आगे है डिसऑनर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। अगर ड्रावी ड्यू डेट के दिन पेमेंट नहीं देता है तो उसको क्या बोलते हो बेटा? डिसऑनर। तो डिसऑनर होने के बाद आपने क्या करना चाहिए? तो आपको मुंह पे फेंक के मारना अलग, पर आपको सबसे पहले एक वकील पकड़ना पड़ेगा। उस वकील को बोलते हैं नोटरी पब्लिक। क्या बोलते हैं बेटा? नोटरी। आप जाते हैं ट्रू कॉपी करने को, उनको नोटरी बोलते हो, काले कलर में लिखा है नोटरी। हाँ, तो उसके पास जाके आपको बोलना होता है कि भैया इसने मेरा बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर कर दिया। वो बोलता है भाई मुझे तो विश्वास है नहीं, तो वो फिर से एक बार बिल ऑफ एक्सचेंज करके भेजता है आपके पास, भैया पेमेंट कर दे। तुम उसको भी बोले जा, नहीं देता क्या करना है कर ले। फिर वो बोलता सही में कमीना है, मैं लिखता हूँ उस पर, नहीं दे रहा है। तो उसका पूरा नोटिंग करता है उसके नोटरी रजिस्टर में कि ये मिस्टर पैसा नहीं दे रहा है, ये क्या भी जो भी रीजन है वगैरह सब लिख देता है। तो उसको बोलते हैं बेटा नोटिंग एंड प्रोटेस्टिंग। क्या बोलते हैं उसको? नोटिंग एंड। हु डू दिस? किसके एक्शन रहेगी? ड्राइवर के, पर करेगा कौन? वकील, नोटरी पब्लिक। और ये वो कुछ समाज सेवा के लिए नहीं करता है, देयर इज अ फीस फॉर इट। उसको आप नोटिंग चार्जेस बोलते हो। क्या बोलते हो बेटा?
नोटिंग चार्ज अभी आप आपके जेब से दोगे, बाद में उससे किससे, ड्रावे से। नोटिंग एंड प्रोटेस्टिंग समझ गया। जब बिल ऑफ एक्सचेंज नोटरी रजिस्टर में रिकॉर्ड हो जाता है विद फैक्ट्स कि सही में डिसऑनर हुआ है, उसको बोलते हैं नोटिंग एंड प्रोटेस्टिंग। कौन करता है वो, नोटरी पब्लिक। ये हो गया क्लियर। अब वो ये करने के लिए आपसे क्या लेगा, नोटिंग चार्जेस। तो आज की डेट में तो आपको भरने पड़ेंगे, क्योंकि ड्राइव तो पैसे भी देने को तैयार नहीं। और जब ड्यू डेट आ जाए, जब कोर्ट का फैसला आ जाएगा या आपकी सेटलमेंट हो जाएगी, तब आप उससे तीन चीजें लोगे। ये नोटिंग चार्जेस भी लोगे, बिल का अमाउंट भी लोगे, इंटरेस्ट भी लोगे, और वकील की फीस भी लोगे। ठीक है। देन आगे पेज टर्न हो रहा है, अभी फिर से हो रहा है बेटा। अब बेटा इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझना है। उसके पहले आज हम ड्यू डेट कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर एंट्री समझेंगे। सो कम टू पेज नंबर 60। आ जाओ पूरा पब्लिक, ये दे बेटा, तैयार है क्या बेटा, सब लोग तैयार है? ए भैया तैयार है क्या सब लोग? हाँ, क्या डेट बोलिए, बोलो। 10 जून, जनवरी, हाँ। कितना है, 1। कितना टाइम है बेटा, 3 महीना। ध्यान दो बेटा, 10 जनवरी से 3 महीना, 10 फरवरी, 10 मार्च, 10 अप्रैल, 3 दिन ऐड कर दो, 13 अप्रैल। यहाँ पे आंसर लिख दो, 13 अप्रैल 1999। हो गया। अब बेटा मैं जितने बोल रहा हूँ उतने करके बताओ सब लोग। सुनो, अप टू नंबर 7 करो सब लोग, अप टू नंबर 7 करो फटाफट, डू इट फास्ट। अभी तक तो कुछ अकाउंट का लॉजिक है नहीं, सादा दिमाग है लगा हो। ऑनलाइन स्टूडेंट, एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? मैं जिंदा हो ना हम? हेलो। यस सर। 1 2 3 4 5 6, इतने ही लोग हैं मेरे पास, 7 8 9 10। ठीक है, निकालो फास्ट। हो गए, करो फास्ट, आना ही चाहिए। 7 पर्यंतच करा, 7 झाल्यानंतर एक 11 करा, 11, 11 फार मस्त आहे। 11ला घोळ होणार म्हणजे होणार। करो सॉल्व। एक से 7 और 11, हर एक में 3 दिन ऐड करना कंपल्सरी है।
गाढवांनो करत राहूस किती वेळ एक तर गोष्ट आहे ज्याला अकाउंटचा बेस नाही खरं देखो आंसर प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड you all are supposed to commit mistake I hope you all are ready पहला तो मैंने करके दे दिया था दूसरा देखो 18 अप्रैल 2 महीना 18 मई 18 जून 3 दिन ऐड कर दो 21 जून ईयर लिखना कंपलसरी 2001 29 अक्टूबर 1 मंथ 29 नवंबर फिर 3 दिन 30 नवंबर 1 दिसंबर 2 दिसंबर करेक्ट आंसर है 2 दिसंबर क्या लिखा है देख 2 जून वो 1 नवंबर 2000 लिखा है तो किस हिसाब से लिखा भगवान को 2 दिसंबर 2000 लिखा क्या थर्ड का फोर्थ वाला 30 अप्रैल 1 महीना अभी नहीं यहाँ पे साइंटिस्ट मत बनो बेटा 30 अप्रैल से 1 महीना यानी नेक्स्ट महीने की 30 तारीख यानी क्या 30 में 3 दिन ऐड करो 21 में 1 जून 2 जून करेक्ट आंसर 2 जून 2 जून 2 जून लिखा आगे सबसे बढ़िया वाला 15 अक्टूबर 15 अक्टूबर 2 महीना 15 नवंबर 15 दिसंबर 3 दिन ऐड करो 18 दिसंबर बन अब बहुत भारी है आगे का 31 में 1 महीना सुनो अभी 31 में से 1 महीना 31 जून पे जाएगा 31 जून होता नहीं तो 30 जून अब आप 31 नहीं ला सकते बेटा 1 से 30 जून 3 दिन ऐड करो 3 जुलाई 3 जुलाई इज द करेक्ट आंसर बाकी और दिमाग मन में रखो ये सबसे आईएमपी जो एग्जाम में 10-12 फिर इन ब्लैंक्स में नंबर 7 ये है 23 सितंबर 4 महीना 23 अक्टूबर 23 नवंबर 23 दिसंबर 23 जनवरी 3 दिन ऐड होगा 26 जनवरी झंडा वन की 25 जनवरी पर ईयर 2005 एग्जाम में जब इसका ऑप्शन दिए जाते हैं ना एक ऑप्शन होता है 25 जनवरी 2004 भी आप क्या करोगे गड़बड़ में उसको राइट कर दोगे 0 मार्क साल बदल रहा है ना भैया सितंबर से नेक्स्ट ईयर के जनवरी में हुआ रहो तो 2005 अब सबसे भारी था नंबर 11 सबसे भारी था नंबर 11 देखते हैं बोलो क्या क्या आंसर निकाला करेक्ट आंसर इज 3 अप्रैल कैसा 28 फरवरी से सुनो ना गलत आंसर है गधे लोग सुनो 28 फरवरी से 1 महीना 31 मार्च नहीं लेने का 28 फरवरी 28 मार्च 3 दिन ऐड करो 31 मार्च फाइनल आंसर इज 31st मार्च नॉट 3rd अप्रैल फाइनल आंसर इज नॉट 3rd अप्रैल
31 मार्च। ए भैया फिर से सुन के लो, 28 फरवरी से एक महीना 31 मार्च नहीं आता है। सेम डेट, सेम डेट क्या है? 28 मार्च, 3 दिन ऐड करो, 31 मार्च। स्टूडेंट सबको समझा वो लास्ट वाला? लास्ट वाला समझा क्या? अभी इधर ध्यान दो। डेज आर डिफरेंट। डेज का एग्जांपल दो, 8 नंबर का बोलो क्या है? 8 नंबर बोलो। एक सेकंड बेटा, अभी जब डेज होते हैं ना, रियल में डेज ऐड करने पड़ते हैं काउंट करके। तो एग्जाम्पल 12 12 जुलाई, ईयर और डेज। अरे डेज वाले एग्जाम्पल मेरे भाई। अरे से 7 किया ना, तो 8वां बोल ना भैया। 8वां मंथ में, ओके। 9वां 10वां करायचं, ओके। 10वां सांगा तुमचा, बस। फर्स्ट 2004, 30 डेज। देखो बेटा अभी ये ध्यान, दिन 30 दिन यानी एक महीना नहीं होता यहाँ पे। यहाँ पे रियल में डेज काउंट करो। अब बेटा ये लीप ईयर है कि नहीं? तो लीप ईयर है, फरवरी में 29 दिन होंगे। तो फरवरी के 29 दिन यानी 29 फरवरी आ गया। और फिर मार्च का एक दिन लेना पड़ेगा, तो 30 दिन हो गए कि नहीं? अब 3 दिन ऐड करो, 4 मार्च। राइट द आंसर, 4 मार्च। 4 मार्च 2004। 4 मार्च 2004। और एक बताओ तो बता देता हूँ मैं। उसके कंटिन्यूशन में बताओ जो बचा है। 28 फरवरी 2003, डेज 30 डेज। सुन लो अभी। अब बेटा इसमें लीप ईयर तो नहीं होगा, फरवरी खत्म हो गया। मार्च के 30 दिन यानी 30 मार्च। 3 दिन ऐड करो, 31 मार्च, 1 अप्रैल, 2 अप्रैल। लिख दो आंसर, 2 अप्रैल। 2 अप्रैल 2003। और एक बोल दो बेटा, 2004। अब जरा ध्यान दो बेटा सब लोग, अब ये ज्यादा डेज है, कंफ्यूज नहीं होने का। कैसे निकालते हो देखो। जनवरी में कितने दिन होते हैं? 31 में से 3, जनवरी के 28 दिन पकड़ोगे। फरवरी में इस साल 29 रहेंगे कि नहीं बेटा? लीप ईयर है, तो ये 57 हो गया। मुझे कितना चाहिए? यानी 3 अप्रैल पे आ गया मैं, तो 60 दिन हो गए। अब ये आएगा नॉर्मल ड्यू डेट। लीगल ड्यू डेट क्या आएगा? 6 अप्रैल। 6 अप्रैल। करो बाकी के बचे हुए फास्ट, बाकी के करो फास्ट, बाकी के फास्ट करो। उल्टा डेज इजी होता है, कंफ्यूजन नहीं, कुछ नहीं। डेज काउंट, खाली लीप ईयर देखने का बस। अभी उसकी डेज की एडिशन सब्सट्रैक्शन नहीं आते तो फिर मर जाओ, कुछ भी नहीं कर सकते तुम जिंदगी में, जीने के भी लायक नहीं हो फिर। किसी भी हालत में कल का लेक्चर मिस मत करना, नहीं आएगा फिर कुछ भी टॉपिक में। पहले निकालो डेज वाले सब। कल हम पूरे एंट्रीज एक साथ सीखेंगे, सारे टाइप के। एक भी पार्ट मिस मत करना उसका। एंड देन वी स्टार्ट न्यूमेरिकल्स। लगभग आपके बुकलेट में, मुझे नहीं पता कौन सा वाला अभी, मुझे नहीं पता। कर लो ना जो भी गलती है दुरुस्त।
हमको 24 प्रॉब्लम करने हैं बेटा, एक लेक्चर में 4 प्रॉब्लम। फॉर्मेट हो जाएगा एक आधा घंटे में। कर फास्ट डन, सारे हो गए क्या? करा है, कौन सा बेस नहीं लागत कहीं? क्या है बाबा आपका? सर आपला आप मला कळत नाही बेटा मेसेज. आयफोनला नाही चालत, आयफोनला नाही चालत, गरीब ऍप आहे. तरी विचार तो सोल्यूशन काय. चलो हो गया बेटा, हो गया क्या? चलो आंसर देखो बेटा, राइट द आंसर. ए ठेवू का विश्वास? बघा, चला बघा नेक्स्ट बेटा, हमने अभी तक 11 तक कर दिया. अभी 12 देखो. 28 फरवरी से 30 दिन, नहीं गलती हो गई थी शायद, देखते हैं ना. 28 फरवरी से 30 दिन, 30 मार्च आएगा और 3 दिन ऐड करो, 2 और 3. उसके नीचे का 3 जनवरी का मैंने आंसर कुछ गलत बता दिया था शायद, 6 मार्च है वो, बराबर है ना? हाँ, क्या बेटा? आगे 5 जून 90 दिन, 6 सितंबर, पहले 3 आएगा फिर 3 दिन ऐड करो. 3 सितंबर 45 डेज, सितंबर 27 दिन, अक्टूबर के 18, 3 दिन ऐड कर दो, 21 अक्टूबर. सबसे बड़ा लास्ट वाला 10 जुलाई 120 दिन, जुलाई के लोग 21 दिन, अगस्त के 31, सितंबर के 30, अक्टूबर के 31, तो उनकी टोटल हो गई 113. फिर 7 दिन ऐड किया, 7 नवंबर, फिर ग्रेस पीरियड 3 दिन, 10 नवंबर. डन. अब बेटा इस टॉपिक का सबसे अहम पार्ट है इसके एंट्रीज, और उसका मेरा खुद का एक लॉजिक है, उस हिसाब से मैं सिखाता हूँ. वो बिल्कुल आपको कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगेगा. तो उसके लिए आपको क्या करना है, आज यूट्यूब पे एक वीडियो डाला है सीए फाउंडेशन के लिए. जस्ट वो वीडियो अगर आप देख के आओगे तो कल ज्यादा अच्छा लगेगा. एम्बिशियस कॉमर्स क्लासेस पे जाना, वीडियो के लिस्ट में है वो बिल ऑफ एक्सचेंज का. तो अगर आप देख के आओगे तो कल और अच्छा समझेगा. आपका बिजी शेड्यूल रहेगा तो डायरेक्ट आ जाओ तो भी समझेगा है. चलो बाय बेटा. अच्छा दूसरी चीज